तो ये है हमारा 13 नंबर का यूनिट जिसका नाम है एसी सर्किट। अगर आप इसकी नोट्स देखना चाहते हैं तो ये रही इसकी नोट्स, है ना। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग एसी सर्किट। अब देखो, दो टाइप के करंट होते हैं, एक होता है डीसी करंट और एक होता है एसी करंट। डीसी करंट बोले तो डायरेक्ट करंट, और एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, है ना। चलो आओ हम अब इन दोनों करंट के बीच में फर्क को समझते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल एसी सर्किट ड्रॉ करता हूं। देखिए, ये यहाँ लगाता हूँ मैं एक सिंपल रेजिस्टेंस और इसको लगाता हूँ एक बैटरी, है ना। एसी करंट में हम लोग ये डायरेक्ट क्या नाम था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ना। ये एक बहुत सिंपल सर्किट है, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे सर्किट में फ्लो होते हैं, है ना। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर जाएगा, यहाँ 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 ऐसा जाकर पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, है ना। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब हम डीसी करंट की बात करते हैं तो डीसी करंट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जो कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव, है ना। हम लोग कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानते हैं, है ना। तो इसमें जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना। इलेक्ट्रॉन जो है पूरे सर्किट में फ्लो होते हैं, ठीक है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है वो देखो, यहाँ से करंट निकला आई, लेट से आई की वैल्यू है 5 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर है। तो यहाँ पर भी करंट कितना होता है, आई। यहाँ पर भी कितना करंट होता है, आई। यहाँ पर भी कितना करंट होगा, आई। और यहाँ से वापस अंदर भी जाएगा कितना करंट, आई। तो इस बात से हमको ये समझ में आया कि जब हम बात डीसी करंट की करते हैं तो डीसी करंट के अंदर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो होता है। समझ में आया। जैसा कि अगर हम इसे ग्राफ से डिनोट करना चाहे, ग्राफ से अगर बताना चाहे तो मान लो ये हमारा करंट आई और ये है हमारा टाइम टी। तो शुरुआत में हमारा करंट जैसे हम लोगों ने सर्किट को स्टार्ट किया तो 5 एम्पियर का था, तो कुछ देर के बाद भी वो 5 एम्पियर का होगा, कुछ टाइम बीत जाने के बाद भी वो 5 एम्पियर का होगा, कुछ टाइम बीत जाने के बाद भी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझिए आप, ये जो हमारा डीसी करंट है इसमें ये जो हम लोग बैटरी लगाते हैं, ये बैटरी हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना। इसको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो बैटरी से एनर्जी लेता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी, या हम इसे ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। भले ये फोर्स है, मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बता चुका है बात, भले ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लेकिन ये बेसिकली फोर्स नहीं बल्कि क्या होती है, एनर्जी होती है ना। तो ये जो बैटरी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, सोर्स ऑफ एनर्जी या ईएमएफ जो हमने इस्तेमाल किया है, इसकी जो पोलैरिटी है, ये टर्मिनल अगर आज पॉजिटिव है तो कल भी ये पॉजिटिव रहेगा, आज से 10 साल के बाद भी पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह ये जो निगेटिव टर्मिनल है ये अभी निगेटिव है और आज से कुछ वक्त बीत जाने के बाद भी ये टर्मिनल निगेटिव होगा। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो पोलैरिटी है वो कैसी रहती है, फिक्स रहती है। पोलैरिटी कैसी रहती है, फिक्स रहती है। तो सो फार डीसी करंट को लेकर हम लोगों ने क्या क्या पढ़े। डीसी करंट को लेकर हमने सबसे पहले बात करें कि इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में फ्लो होते हैं, है ना। इसकी जो करंट की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर करंट की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट हम लोग कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बोलते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये जो डीसी करंट है ये कैसा रहता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी पोलैरिटी कैसी रहती है, फिक्स रहती है ना। हमारा जो मोबाइल है वो जो चार्ज होता है वो डीसी करंट से ही चार्ज होता है। हमारा जो लैपटॉप है वो भी डीसी करंट से ही चलता है। आजकल डीसी मोटर्स भी आ गई है, तो बहुत सारे अप्लायंसेस है जो डीसी करंट से चलते हैं, है ना। तो इन शॉर्ट आप ये बात को ध्यान में रखिए कि जितने डिवाइसेस जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं, जिनको चार्ज करना पड़ता है और लेटर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो सबके सब डीसी सोर्स को इस्तेमाल करते हैं और डीसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। अब समझो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। जैसा कि डीसी करंट में हम लोगों ने एक बैटरी इस्तेमाल किया था, सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या इस्तेमाल किया था, एक बैटरी। उसी तरह अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग सोर्स ऑफ ईएमएफ को कुछ इस तरह डिनोट करेंगे, इस तरह डिनोट करेंगे। हाँ, ध्यान में रखना है, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये हो गया हमारा ईएमएफ और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करेंगे। ये आगे और अच्छे समझ में आएगा ये ई क्या है। ओके चलो आगे देखो, इसका ये मैं मिटा देता हूँ। अब आप देखो, इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल इसका निगेटिव है। कुछ टाइम बीतने के बाद या विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और ये टर्मिनल हो जाएगा निगेटिव। फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये
फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, फिर ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इससे क्या सीखे, आप इससे सीखे कि अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, जो ईएमएफ रहता है, उसकी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती है, उसकी पोलैरिटी चेंजिंग होती है, इसकी पोलैरिटी फिक्स होती है। आई बात समझ, इसकी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती। अब देखिए, अगर इसकी ईएमएफ की पोलैरिटी फिक्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैसा फ्लो होगा, उसको डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल एसी सर्किट ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने एक सिंपल एसी सर्किट यहाँ पर ड्रॉ किया। लेट से इसका रेजिस्टेंस है आर। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करो। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया हम लोगों ने, है ना। इनिशियल ये टर्मिनल था हमारा निगेटिव और ये टर्मिनल था पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो ये निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर हटाएगा अपने से। तो लेट से पहले ये यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ गया। पहले ये ए पॉइंट पर था, अब ये बी पॉइंट पर आ गया। फिर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन बी पर था, अब वो सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेट से वो बी से अब ए पर आ गया। आई बात समझ, पहले वो ए से बी पर गया, फिर बाद में बी से ए पर आया। फिर जैसे ही वो ए पॉइंट पर आया, फिर से ये टर्मिनल निगेटिव हो गया। तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट पर चला जाएगा, फिर से टर्मिनल का बी पॉइंट पर चल जाएगा। फिर ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर बी से ए पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, वो कैसी मोशन कर रहा है, वो देखिए, है ना। ये हमारा इलेक्ट्रॉन था, कभी ये इधर फ्लो हो रहा था, फिर कभी इधर फ्लो हो रहा था, कभी इधर फ्लो हो रहा था, कभी इधर। टू एंड फ्रो मोशन है ये। कैसी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है। एंड दिस टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन होती है ना। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, वो कैसी मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है एसी सर्किट में, है ना। यानी कि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, ये वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा, है ना। ये बात ध्यान में रखिए। इस यूनिट को समझने के लिए आपको ऑसिलेशन का बेसिक पता होना चाहिए, है ना। तो चलो फिर, तो जो पार्टिकल ऑसिलेशन करता है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये मैं एक ऑसिलेशन करने वाले पार्टिकल की डायग्राम बनाता हूँ। ये पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। अगर ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इस पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, बोलो। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू हुआ है तो, अरे याद आ रहा क्या, नहीं आ रहा। ये बात ध्यान में रखिए, आप बगैर ऑसिलेशन के इस यूनिट को आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, आपको फील नहीं आएगी, आपको इक्वेशन रटना पड़ेगा फिर। एनीवे, समझ में आया ना। तो जो पार्टिकल ऑसिलेशन करता है उसके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये एक्स क्या बताता है, ए नॉट क्या बताता है, साइन क्या बताता है, ओमेगा नॉट क्या बताता है, इसकी आप ऐसी ग्राफ ड्रॉ करते हो, है ना। जो पार्टिकल ऑसिलेशन करता है ये उसकी ग्राफ होती है ऐसी, ठीक है। हाँ, ये होती है इसकी मीन पोजीशन, ये होगी इसकी 0, ये हो गया +1 और ये हो गया -1, है ना। तो अगर ये पार्टिकल हमारा मोशन करते करते यहाँ तक पहुँच गया तो हम बोलते हैं इसको, इसकी डिस्प्लेसमेंट की क्या है, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो ये क्या है, इसकी पीक वैल्यू। कोई भी टाइम जब हमने देखे थे वो यहाँ पर था, जब वो यहाँ पर था ये उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी। या इससे नहीं समझ में आता तो इससे समझो, अगर इससे समझ में नहीं आ रहा वेव डायग्राम से तो डायरेक्ट इससे समझो। अगर पार्टिकल हमारा यहाँ पर है यानी कि वो अपने एम्पलीट्यूड पर है, एम्पलीट्यूड पर है मानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, ए नॉट। कहीं पर भी जब हमने जो इंस्टेंट टाइम में देखे, जब वो हमारा पार्टिकल यहाँ पर था, यहाँ से लेट से यहाँ से जो इसकी पीक वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर की, कितने की, 5 सेंटीमीटर। ए नॉट हमको क्या बताता है, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू बताता है ना। जब हमने उसको देखे पार्टिकल को तो लेट से वो 5 सेंटीमीटर दूर नहीं था बल्कि सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर था। तो 2 सेंटीमीटर दूर ये बोले तो उसका एक्स हो गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। साइन ओमेगा टी हमको क्या बताता है, साइन ओमेगा टी हमको ये बताता है कि पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ या एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जो पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको नहीं मालूम होगी तो। x क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ए नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और साइन ओमेगा टी हमको क्या बताता है, ये एक हार्मोनिक फंक्शन है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, जो हमको ये बताते हैं कि हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू हुआ या
एक्सट्रीम पोजीशन से हुआ। ये जितना भी मैंने आपको अभी बताया है ये सब का सब आपने बहुत डिटेल में ऑसिलेशन में पढ़ा होगा। मैंने यहाँ पर आपको एक क्विक रिवीजन दिया है। अब देखो, अगर हमारा पार्टिकल, हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी यहाँ पर क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑसिलेशन ही कर रहा है ना। ये पार्टिकल यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर रहा है ना। और इसलिए एसी करंट की जो इक्वेशन होगी वो सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी, है ना। तो इस करंट की जो डिस्प्लेसमेंट की या करंट की जो वैल्यू होगी, यहाँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जो होगी उसको हम लोग आई से लिखेंगे, और इसकी जो पीक वैल्यू होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर होगी। समझ में आया क्या। अब मैं नीचे का मिटा रहा हूँ, ये मैंने जो आपको ऑसिलेशन को, एक ऑसिलेशन को लेकर ये जो एक क्विक रिवीजन दिया था इसको मिटा रहा हूँ मैं, है ना। अब हम ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, चलो इसकी वेव डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, है ना। तो यहाँ पर आई बोले तो क्या होगा, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये होगा क्या, आई नॉट की वैल्यू, है ना। कोई भी टाइम पर जब हमारा पार्टिकल था, जब हमारी नज़र पड़ी वो यहाँ पर था, तो ये काय की वैल्यू, उसकी आई की वैल्यू हुई। आई बोले तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट हुई। साइन ओमेगा टी क्या बताता है, हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होगी, कौन से करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की। क्यों ये इक्वेशन होगी, क्योंकि जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं तो एसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा ऑसिलेटरी मोशन करता है ना। और ऑसिलेटरी मोशन करने वाले पार्टिकल की या सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, और इससे ही हम लोगों ने इस करंट की इक्वेशन को बनाया, है ना। अब आप देखिए इसका जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है ये भी अल्टरनेटिंग है, ये भी चेंज हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, होगी क्या नहीं होगी। तो E हमको क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर हम इसकी भी ग्राफ बनाए तो इसकी ग्राफ ऐसी बनेगी फिर, है ना। ये जो होगी ये ई नॉट की वैल्यू होगी, है ना। कोई भी टाइम जब हमने उसके ईएमएफ को देखा कम ज़्यादा होगा, है ना, तो वो यहाँ पर था, ये होगी ई की वैल्यू। साइन ओमेगा टी बताता है मीन पोजीशन से शुरू हुआ। तो एक सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर देखिए, इसकी वैल्यू +1 है, कभी 0 है, कभी ये -1 है ना। इसकी वैल्यू +1 से -1 के दरमियान चेंज होती रहती है, काहे की, अल्टरनेटिंग करंट के करंट की वैल्यू। जबकि डीसी करंट की वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की होती है। तो इतना सब मैंने आपको ये इसलिए ही बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीसी करंट का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, और इसका कैसा होता है, वेरिंग होता है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट नहीं होता है अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ गई बात, क्यों कांस्टेंट मैग्नीट्यूड नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर का जो पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, और जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसकी वैल्यू +1 से -1 के बीच में होती है, 0 भी हो जाती है। समझ में आया। तो चलो फिर से थोड़े से पॉइंट रिपीट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पॉइंट क्या है, डीसी करंट में करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, एसी करंट में करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, साइनोसाइडली मूव करता है। इस वेव को हम लोग साइनोसाइडली वेव बोलते हैं ना। ओके, दूसरा पॉइंट, इसकी जो पोलैरिटी होती है वो फिक्स होती है, इसकी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती है, ये अल्टरनेट चेंज होती रहती है, इसलिए हम लोग इसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो फिक्स होता है, इसमें करंट का मैग्नीट्यूड भी फिक्स नहीं होता है, वो वन से +1 से -1 के बीच में क्या होता है, चेंज होते रहता है। कभी कभार उसकी वैल्यू 0 भी हो जाती है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर करंट की वैल्यू 0, यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 है। तो ये फर्क है डीसी करंट और एसी करंट में। अब आप चलो हम लोग हमारी किताब का पहला डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, मैंने इस डीसी एसी करंट का यूजेस नहीं बताया। हमारा जो घर है, हमारे घर के अंदर जो पावर प्लग होते हैं जिसमें आप आपका चार्जर लगाते हो, जिससे आप आपके मोबाइल को चार्ज करते हो, वो जो चार्जर जो जो सोर्स होता है वो एसी सोर्स होता है। आपका जो मेन पावर होता है वो कैसा होता है, एसी सोर्स का होता है ना। जितने भी हाई एंड अप्लायंसेस होते हैं, जैसा कि फ्रिज, जैसा कि कूलर, जैसा कि आपकी वॉशिंग मशीन, ये सब के सब अल्टरनेटिंग करंट पर चलते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ, ये हमारी एक बैटरी है, ये हमारी एक बैटरी है,
क्या ये अल्टरनेटिंग करंट पे चार्ज हो सकती है? ये हमारा सोर्स ऑफ हमारे घर का प्लग है ना, ऐसे ही रहता है ना हमारे घर का प्लग। तो क्या ये बैटरी अल्टरनेटिंग करंट से चार्ज हो सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। अल्टरनेटिंग करंट से कभी हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। लेकिन हम चार्ज तो उससे ही करते हैं। नहीं, हम लोग डायरेक्ट चार्ज नहीं करते, बीच में अडेप्टर इस्तेमाल करते हैं और चार्जर जिसको आप बोलते हो, है ना। अगर से हम लोगों ने डायरेक्ट उसको अटैच कर लिया तो क्या होगा मालूम? देखो, ये आपकी बैटरी है, एक साइड उसके पॉजिटिव और एक साइड उसके नेगेटिव चार्ज स्टोर होते हैं, है ना। तो अब देखो, अल्टरनेटिंग करंट है ना, एसी सर्किट से आपने डायरेक्ट अटैच किया, तो यहाँ से यहाँ पर गए पहले -5 इलेक्ट्रॉन, फिर ये अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, इधर निकलेगा इधर, तो फिर इधर से आएंगे +5 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल चार्ज कितने हुए? 0। अरे चार्ज का एडिक्टिव नेचर होता है ना, तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितने हो गए? 0। फिर अगले सेकंड में 5 प्लस आएंगे, फिर अगले सेकंड में 5 माइनस आएंगे, फिर ये कितना हो जाएगा? 0। तो हम अल्टरनेटिंग करंट से हमारी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते हैं। वो जो हम लोग चार्ज करते हैं हमारी बैटरी को, वो डीसी से ही करते हैं, हमारे मोबाइल को डीसी करंट से ही चार्ज करते हैं। बीच में हम लोग एक अडेप्टर इस्तेमाल करते हैं जिसको आप चार्जर बोलते हो। तो वो अडेप्टर जो है वो आपके एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है ना। अब ये जो ईसी से डीसी हम लोग कन्वर्ट करेंगे या डीसी से जो एसी कन्वर्ट करेंगे, ये हम सबसे आखिरी यूनिट में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये बात ध्यान में रखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमारी किताब के बाहर का है, लेकिन मुझे ऐसा लगा इंटरेस्टिंग है तो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो हमने इसके यूजेस भी देख लिया, वॉशिंग मशीन वगैरह इसके यूजेस है। ये क्वेश्चन कभी आएगा क्या? नहीं, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ये सिर्फ आपका एसी और डीसी के बीच में एक आपको फील दे देगा कि एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते। अब देखो, हमारी नोट से ये है हमारा, ये हमारी टेक्स्ट बुक से ये हमारा पहला क्वेश्चन, डिफाइन एवरेज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। और ऐसा भी पूछ सकता है इसको, स्टेट द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू किसे कहते हैं, चलो इसे समझते हैं हम लोग। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू किसे कहते हैं? अब हम फिजिक्स में हर चीज़ को क्या करना चाहते हैं? हम फिजिक्स में हर चीज़ को नापना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, है ना। जैसा कि हम लोगों ने डीसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेजर किया, कैसे? एमीटर से मेजर किया, है ना। करंट को नापे थे ना हम लोगों ने, है ना। उसी तरह हम लोग एसी करंट को नापना चाहते हैं, तो नाप सकते हैं कि हम नाप ही नहीं सकते अल्टरनेटिंग करंट को। क्यों नहीं नाप सकते? क्योंकि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का थोड़ी होता है। कभी ये रीडिंग यहाँ पर बताएगा, कभी यहाँ की वैल्यू की रीडिंग बताएगा, कभी पीक वैल्यू बताएगा, है ना। कभी ये प्लस में वैल्यू बताएगा, कभी ये माइनस में वैल्यू बताएगा। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं नाप सकते, है ना। तो एक काम करते, फिर हम इसके हाफ साइकिल को मेजर करते हैं। अब एक और सवाल उठता है, ये एक फुल साइकिल है ना। तो हम इसके हाफ साइकिल को मेजर करते हैं, फुल साइकिल को क्यों नहीं मेजर कर रहे? फिर ये हाफ को मेजर करेंगे, फिर ये हाफ को मेजर करेंगे, फिर ये हाफ को मेजर करेंगे, ये फिर हाफ को मेजर करेंगे। उससे अच्छा पहले इस फुल को मेजर कर लो, बाद में इस फुल को मेजर कर लो, है ना। ये आसान होगा ना ज़्यादा। तो फिर ये हाफ हाफ को क्यों मेजर कर रहे हैं, फुल को क्यों नहीं मेजर कर लेते एक साथ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया, आप लास्ट ईयर के पेपर भी उठा के देख लेना। जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, मान लो यहाँ से इतने जितनी भी वैल्यूज है उसका मीन निकाले हम लोगों ने, है ना। उसका मीन आया +5, है ना। ऊपर प्लस वैल्यू होती, नीचे माइनस वैल्यू होती, और इतनी जितनी भी वैल्यूज है इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाले, इसका वैल्यू होगा -5। तो -5 और +5 कैंसल। तो एक कंप्लीट सर्कल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कितनी होती है? बोलो जल्दी से। 0 होती है। याद रखना, है एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। अल्टरनेटिंग करंट की एक कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और हाफ साइकिल के लिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए +5 ली, इस हाफ की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, -5। तो ये बात ध्यान में रखो आप कि ये हाफ साइकिल की वैल्यूज का एवरेज, इस हाफ साइकिल की जितनी वैल्यूज होगी उन सब का एवरेज क्या कहलाएगी? मीन वैल्यू कहलाएगी, एवरेज वैल्यू कहलाएगी। तो ठीक है, फिर लिख लेते मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो यहाँ हम लोगों ने उसकी डिफिनेशन लिख ली, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू की। द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल करंट ओवर वन हाफ साइकिल, हाफ साइकिल की सारे करंट या सारे वोल्टेज या सारे ईएमएफ की वैल्यू क्या कहलाएगी? उसकी एवरेज या मीन वैल्यू कहलाएगी। वोल्टेज बोले तो ये ईएमएफ, ठीक है, ई। तो यही जो ग्राफ होगी वही होगी आई की भी ग्राफ, और यही होगी ई की ग्राफ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक और पॉइंट मैं यहाँ पर बताना भूल गया, आपको बता देता हूँ मैं। देखो, ये है ई की ग्राफ, ये एक आई की ग्राफ है, ई की ग्राफ है ना। ई की ग्राफ है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की ग्राफ है।
तो आई की ग्राफ क्या होगी, अब आपको मालूम है ई वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, है ना। तो मान लो करंट है हमारा 5 एम्पियर का, रेजिस्टेंस है हमारा 2 एम्पियर का, तो 5 बैटरी कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, इसका आंसर कितना आएगा 10, वी की वैल्यू कितनी आई 10, बैटरी का जो ईएमएफ वो कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। हाँ, अब मान लो आई की वैल्यू निकालना है हमको, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये वी बाई आर, वी की वैल्यू कितनी है 10, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी और आई की वैल्यू हमेशा उससे कम होगी। इसलिए अगर हम ई और आई के बीच में एक सिंगल ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसी बनेगी मेरे प्यारों, ये होगी पीक आई की वैल्यू और ये होगी पीक ई की वैल्यू, है ना। ई की वैल्यू आई की वैल्यू से हमेशा कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। समझ में आई कि नहीं ये बात, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, हमको ये फेजर डायग्राम में बहुत काम में आएगा। हाँ, हम आगे फेजर डायग्राम पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, बहुत काम में आएगा हमारा, हाँ, कि ई की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है, आई की वैल्यू ई की वैल्यू से कम क्यों होती है, मैं उस वक्त सवाल पूछूंगा। ओके चलो, अभी ऑसिलेशन में था तो ये बता दिया। ओके तो चलो अब हम एक हाफ साइकिल के लिए क्या करते हैं हम लोग, एसी करंट की वैल्यू को मेजर करते हैं। कैसा मेजर करेंगे देखो, आई की ई की या आई की, ई की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, या आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना, ये हमारा पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ से इतना एंगल, ये कितना होता है थीटा, और ये किसके बराबर होता है ओमेगा टी। अरे आप लोगों ने पढ़े ना, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा बाई टी। एक कंप्लीट चक्कर के लिए यहाँ से गया और यहाँ पर आके रुक गया, एक कंप्लीट चक्कर के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी ट्वाइस पाई, एक चक्कर लिए ट्वाइस पाई, और ये जो टी है ये बड़ा टी हो जाता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई बाई टी, या ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। तो थीटा किसके बराबर हुआ, ओमेगा टी के बराबर, तो साइन ओमेगा टी की जगह हम लोग साइन थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक फंक्शन बन जाएगा, है ना। समझ में आया ना आपके, है ना। तो मैं इस आई को क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, अब इसका हमको हाफ साइकिल का, इसके हाफ साइकिल की हमको इतने इसकी एवरेज निकालना है ना। तो इसका एवरेज निकालते वक्त आप एक बात ध्यान में रखिए कि हम पूरे करंट की वैल्यू नहीं निकालेंगे, बस इस फंक्शन की एवरेज एवरेज वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो फंक्शन का एवरेज किस तरह निकालते हैं, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो उसका आपको फॉर्मूला पता है, एफ ऑफ एक्स, जिस फंक्शन का हमको एवरेज निकालना है वो फंक्शन, वो किसके बराबर होता है 1/b माइनस ए। बी क्या है, ए क्या है, आगे बताता हूँ, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ का फंक्शन निकालने का। आप फॉर्मूले को देखकर मत घबराओ, ये बहुत आसान है। देखो मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला किस तरह अप्लीकेबल होगा। ये है हमारी एक साइनोसाइडल वेव डायग्राम एक चक्र के लिए, है ना। तो यहाँ पर 0, फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा, यानी कि इसने हाफ सर्कल पूरा किया, सर्कुलर मोशन का हाफ सर्कल पूरा किया, तो यहाँ पर होगा 1 पाई, यहाँ पर होगा 2 पाई, होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो हमको हाफ सर्कल के लिए मालूम करना है ना, हाफ साइकिल के लिए मालूम करना है, तो हाफ साइकिल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से पाई, तो ये 0 होगी हमारी ए वैल्यू और ये पाई होगी हमारी बी वैल्यू। अब ये इसमें डाल लो, और क्योंकि मीन से शुरू हुआ इसलिए होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का एवरेज, है ना, ये एवरेज का सिंबल, साइन थीटा का एवरेज किसका, 1 माइनस बी माइनस ए, मानी पाई माइनस 0, पाई माइनस 0, इंटीग्रेशन 0 से पाई, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा साइन थीटा, और एक्स डी एक्स है तो यहाँ पर थीटा डी थीटा आएगा। समझ में आया आपको ये फॉर्मूला किस तरह लगा है, हाँ। अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर एक स्टेप ध्यान में रखो, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो फिर से हम लिख लेते, साइन थीटा की एवरेज वैल्यू किसके बराबर होती है 1/पाई, साइन थीटा का क्या होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कितनी है 0 से पाई। तो फिर से देखिए ये 1/पाई यहाँ जैसा का वैसा, तो ये माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ तो ये हो गया, तो अंदर कॉस थीटा के आगे पाई लिखेंगे, और कॉस पाई की वैल्यू होती -1, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, कॉस 0 की भी वैल्यू कितनी होती है ना 1 होती है,
तो -1 -1 -2 और -2 से 1 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/पाई, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2/पाई। और आगे देखो 2/पाई, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसका अगर मैं 2 को पाई से डिवाइड करूंगा तो इसका आएगा 0.637, ये 2/पाई। यानी कि एवरेज साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, एवरेज साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.637। ये बात ध्यान में रखो आप, ठीक है। हाँ, अब ये जो 0.637 है इसको मैं ये इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की अगर हम लोग क्या लिखेंगे 0.637, यानी कि जो हमारी पीक वैल्यू होगी, ये जो पीक वैल्यू होगी हमारी करंट की, ये जो पीक वैल्यू होगी, इसको अगर हम 0.637 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये इस हाफ साइकिल की क्या दे देगा, एवरेज वैल्यू दे देगा। हाफ साइकिल की क्या दे देगा, एवरेज वैल्यू। और वो एवरेज वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0.637। उसी तरह ई एवरेज किसके बराबर होगा, बोलो भला, ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0.63, क्योंकि दोनों में भी साइन थीटा आता है। तो उम्मीद है आपको सो फार आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। जो पॉइंट समझ में नहीं आए हैं आप मुझे उससे पर्सनली पूछ कर भी कर सकते हो। वैसे अगर आपको ये डेरिवेशन पूछा गया तो इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं लिखना है आपको बस इतना लिखना है कि आई इज इक्वल होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो साइन थीटा का एवरेज किसके बराबर होगा, साइन थीटा का एवरेज होगा 1/पाई, यहाँ लिखेंगे हम लोग 0 से पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा, है ना। तो ये होगा 1/पाई साइन थीटा डी थीटा किसके होता, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, है ना। तो ये माइनस इधर चला जाएगा डिवाइडेड बाय इसकी एक वैल्यू -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/पाई जो कि बराबर होगा 0.637, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0.637। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट 0.637। उसी तरह ई किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0.637। तो ये होगी आज जो हम लोगों ने पढ़े, उसमें हम लोगों ने पढ़े कि एसी करंट क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़े डीसी करंट, पहले हम लोगों ने पढ़े डीसी करंट क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़े एसी करंट क्या होता है, फिर हमने एसी करंट में एक एमसीक्यू देखे कि एक फुल साइकिल के लिए एसी करंट की वैल्यू 0 होती है। फिर हमने उसके हाफ साइकिल की वैल्यू को कैलकुलेट करे जो कि किसके बराबर होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0.637। इसका एवरेज निकाले हम लोगों ने। सो फार हमने इतना देखे, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो कि होगी हमारी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट।